नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। बिहार विधानसभा चुनावों में हुई करारी हार के बाद अब बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में सोमवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करती है और यह उम्मीद करती है कि बिहार की नई सरकार राज्य के विकास के लिए काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी दलों की एकजुटता बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा, पर पार्टी अपने किसी नेता को इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं मानती और किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को बिहार में हार की वजह मानने से इनकार करते हुए जेटली ने कहा कि चुनाव में हर पक्ष से विवादित बयान आते हैं, चुनाव बयानों के आधार पर तय नहीं होते। विवादास्पद कहे जा रहे बयानों पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। इससे पहले बिहार से ही बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण यादव और अश्विनी चौबे सहित बिहार के कुछ नेताओं ने कहा था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण के बारे में दिया गया बयान से पार्टी को काफी नुकसान हुआ। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम बात करेंगे इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अपूर्वानंद और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल कुमार साहनी साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हमें आरएसएस के प्रमुख के बयान से कोई नुकसान नहीं हुआ, हम हारे विपक्षी एकजुटता के कारण, और जो नेताओं के बयानों की बात आ रही है जिस पर हम बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता के साथ, वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक यूनाइटेड जो पक्ष था वो रखा गया, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, इसलिए हम चुनाव हार गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक मोहन भागवत जी का बयान का सवाल है जी, क्योंकि बिहार आरक्षण के लिए, चाहे कर्पूरी ठाकुर 1977 में आरक्षण दिए थे, उस समय से पिछड़ा, दलित, शोषित, उपेक्षित, अति पिछड़ा का चिन्हित किए कर्पूरी ठाकुर जी। उस समय से ही आरक्षण को लेकर वहां के लोग संवेदनशील रहे। अंबेडकर जी ने लागू करवाए जी, महादलित, दलित, ये सब लोग भी। मोहन भागवत जी का यही बोलना कि आरक्षण का समीक्षा किया जाएगा, लोगों ने को बुझा लगा कि आरक्षण खत्म किया जाएगा, जिसको हम लोगों ने, बात सही है कि हम लोगों ने भी अपने भाषण में, चुनाव कैंपेनिंग में, चुनाव में ये बात को बोले कि जिसको अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह मंडल कमीशन जिसे लागू करने के काम किए थे, आज उस पर पूरी खतरा आ गया है। आज उसे खत्म करने की साजिश चल रही है। आज जो है सो इसके लेकर, देखिए, उन्हें इससे आपको फायदा होगा? फायदा नहीं, आप देख लीजिए, उन्हें जो इसके पहले जो 18 महीना पहले जो लोकसभा का चुनाव हुए थे 2014 में, उस समय जो है सो क्या कहा गया, जो लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर जिस वोट को जगाए थे, यही बात ही बोले थे। अब एक मिनट समय लेंगे आपको, जो है सो वो जो है सो जिसको जगाया थे लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर और बीपी सिंह ने, वो वोट जो है सो यह कहकर वोट लिया गया कि नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा से आते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी गरीब के परिवार से आते हैं। इस कारण से वो वोट ट्रांसफर जो हुआ था, वही भी वोट फिर नीतीश और लालू के नेतृत्व में फिर बिहार में बैक हो गया। आता हूं आपके पास में। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। आप देर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए गोपाल जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो आजकल ये चिंतन और मनन और मंथन का काम चल रहा है, और आज संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें भी कई मुद्दों पर विचार किया गया और बाद में अरुण जेटली साहब ने उसकी ब्रीफिंग दी। लेकिन अभी जैसा डॉक्टर अनिल कुमार साहनी जेडीयू के नेता और सांसद कह रहे थे, इनकी बात तो अलग है कि ये तो आपके विरोधी थे, लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद हुक्मदेव नारायण यादव जो वरिष्ठ नेता रहे हैं और अश्विनी चौबे, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भागवत जी के बयान से नुकसान पहुंचा। और आपके गठबंधन के एक सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी यह मानना है कि भागवत के बयान ने नुकसान पहुंचाया गठबंधन को और हार का कारण बना। क्या कहना चाहेंगे आप? गोपाल जी। देखिए, जो आज अरुण जेटली जी ने कहा और आज सवेरे अमित शाह जी के टाइम से भी एनालिसिस से आया था
कि ये जो रिजर्वेशन पे बयान था उसका सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए था। वो कोई उनका ये कभी रिजर्वेशन पे बयान ही नहीं था कि इसको रीथिंक कर दिया जाए। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ। अगर हम विश्लेषण करें, हाँ उसी पे आ रहा हूं। तो असली बात यह है कि जो अगर हम भाजपा इस एनडीए जो इस चुनाव को हारे हैं, तो जो कुछ भी भाजपा ने किया या जो कुछ नहीं किया, वह सारे कारण क्यूमुलेटिवली उसको माने जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को हमें देखना है तो वह केवल इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी है। अगर आज अपोजिशन, अगर भाजपा को 34% एनडीए के गठबंधन को 34.5% वोट मिले हैं और जो जीता हुआ महागठबंधन है उसको 41.5% मिले हैं, तो इसी कारण है कि जो 34% के अलावा जो 64%, 66%, 6-7% में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। कहीं उसका बहुत पोर्शन 41% यूनाइट हो गया। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में आलोक शर्मा साहब। इसीलिए ये जो अल्टीमेटली यह जो यूनाइटेड अपोजिशन है, जी ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। मुख्य कारण हम मानते हैं यही एक कारण है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। ट्रिगर करने के कई रीजन ये लोग कह रहे हैं कि आपने एक साझा मोर्चा बनाया। जी मैं आता हूं आपके पास में, गोपाल जी आप रहिए हमारे साथ। इसलिए हारे कैसे, जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ एक गैर कांग्रेसवाद की रणनीति बना करती थी, सारे विपक्षी दलों को एकजुट किया जाता था और कांग्रेस को हराया जाता था, उसी तरह से आपने भी बीजेपी और उनके सहयोगियों को हराने का काम किया। देखिए सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष अगर एकजुट होगा तभी हम जो बड़े बड़े वायदे थे बिहार में तो सत्ता में है। नहीं ठीक है सर, हम केंद्र में विपक्ष में हैं और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रथ चल रहा था तो वो तो पूरे हिंदुस्तान पर ही अपना साम्राज्य समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एकजुटता के साथ काम किया और माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से नीतीश जी को दोबारा से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में अपनी भूमिका अदा की और कांग्रेस ने एक सीमेंटिंग फोर्स का काम किया, तो तमाम जो तीनों दल थे इन्होंने अपना एकजुटता का परिचय दिया। लेकिन आज जिस तरह से बात चल रही है कि साहब केवल आरक्षण के विषय पर बयान देने से या तमाम जो छोटी चीजें थी उनकी वजह से ऐसा हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं बिहार की जनता की सोच, चिंतन, मनन के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बिहार की जनता ने आज जो मोदी साहब और उनकी पार्टी जिस तरह से धारा 370, राम मंदिर और तमाम जो कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड, तमाम जो मुद्दे थे जिनको झूठा उन्होंने साबित किया, जिनको केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं आज कहीं ना कहीं विकास का जो गुब्बारा, एक नया जो जुमला था उनका, उसकी हवा निकली है। विकास जो वास्तव में हुआ वो नीतीश जी ने किया और देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता ने इसका एहसास किया। जी अपूर्वानंद जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप किस रूप में देखते हैं? कुर्बान जी, एक चीज मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास में। देखिए आपको काउंटर्स करने का समय नहीं, हम कई दूसरी विषयों पर भी चर्चा करनी है, तो हम जब आपके पास आएंगे आपसे बात कर लेंगे। जी अपूर्वा जी। ठीक। नहीं, ये बयान मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं दोनों को अलग नहीं मानता जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को संघ की राजनीतिक शाखा मानता हूं। तो भागवत जी का बयान ही पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने में कारगर हुआ, मैं ये नहीं मान रहा हूं। मैं इसे पूरा पैकेज मानता हूं और एक के बाद एक आप बयान देख रहे हैं। अब आज अरुण जेटली ने कहा कि दरअसल बयानों से चुनाव पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जी, तो ये बहुत दिलचस्प बात है। फिर बयान दिए क्यों जाते हैं, फिर सभाएं की क्यों जाती हैं? क्योंकि जनतंत्र में तो आप सभा करते हैं, अपने विचार लोगों को पहुंचाते हैं, अपने विचारों के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह तो मेजॉरिटी क्रिएट की जाती है। मेजॉरिटी कहीं पहले से तो बनी हुई नहीं रहती है। हम ये मानते हैं कि मेजॉरिटी हमेशा बदल सकती है और वह विचारों के इर्द गिर्द इकट्ठा की जाती है। जी। तो बिहार की जनता को जो संदेश मिला भारतीय जनता पार्टी से, उसके शीर्ष नेताओं से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें शामिल है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शामिल हैं, वह संदेश यह था कि यह जो दल है जी, यह दल एक सांप्रदायिक दल है, इसका संदेश सामाजिक न्याय विरोधी संदेश है और यह एकजुटता को तोड़ने वाला है और यह समाज में कटुता फैलाने वाला है। ठीक, इस पूरे संदेश को उसने नकार दिया। भागवत का बयान इसका एक अंग मात्र है। बाकी सारे बयानों को अगर आप नजरअंदाज कर देंगे, जो स्वयं प्रधानमंत्री का बयान था जी, अमित शाह का बयान था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में पटाखे फोड़ने की बात की जी, और
मुसलमानों के खिलाफ एक विद्वेष पैदा करने की कोशिश बिहार में की गई। इन सारी चीजों को मिलाकर बिहार की जनता ने देखा। और दूसरी बात, इसे न भूलिए, इसे लगातार रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि बिहार में जब वो गांव में गए, दूसरी जगह गए, तो ये सिर्फ जाति का मामला नहीं था और धर्म का, ये वर्ग का भी मामला था। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। अपूर्वा जी, जयशंकर जी, आप तो बिहार में रहे हैं, पर वहां रिपोर्टिंग भी की है, अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन अभी जो बीजेपी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, और एक तरह से जब शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद, वो एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं और पार्टी ये कह रही है कि हम ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो क्या पार्टी सदमे में है, डर में है, या क्या कारण है कि वो उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही जो सीधे सीधे न सिर्फ पार्टी को बल्कि आरएसएस प्रमुख तक को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सीधी बात यह है कि जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है इनकी, उसमें उससे उम्मीद ज्यादा इससे थी नहीं। क्या ये सुविधा का समीकरण है जो अरुण जेटली का बयान है, क्योंकि किसी भी स्वयंसेवक या प्रचारक में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सरसंघ चालक को चुनौती दे सके। उस पर हिम्मत ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, किसी को जिम्मेदार कौन ठहराएगा? पूरी भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रही थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पटना के 5 सितारा होटल मौर्या होटल में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने कम से कम 50 से 60 सभाएं की। प्रधानमंत्री ने 26 से 30 सभाएं, रैलियां की, बड़ी बड़ी रैलियां की। 23 मंत्री लगातार बिहार में डेरा डाले हुए थे। 18 हेलीकॉप्टर हवा में घूम रहे थे। तो अगर जिम्मेदार माना जाएगा तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को माना जाएगा, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में है नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा और ये लोग तो बहुत बौने लोग हैं। दूसरी बात है, देखिए, बिहार का जनादेश जो है 2 मामले में है, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक यह है कि विकास के मामले पे बिहार के लोगों ने देखा कि एक तरफ एक मुख्यमंत्री है जिसने हमको सड़क दी है, जिसने हमारे गांव में 20 से 22 घंटे तक बिजली दी है, जिसने हमारी महिलाओं को सशक्त बनाया है, सशक्तिकरण किया है, जिसने अति पिछड़ों और महादलितों को आरक्षण दिया है, जिसने लड़कियों को चलने के लिए साइकिल दी है। और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री है जो लगातार 18 महीने से वादे पर वादे करते जा रहा है। मैं आपको बताऊं कुर्बान, मुझसे एक आदमी ने कहा था बिहार में, जब हम घूम रहे थे, तो उसने कहा, भाई साहब एक बात समझो, एक आदमी कह रहा है कि हम आपको अच्छे से अच्छे पकवान खिलाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद एक दूसरा आदमी है जो रोज खाना खिला रहा है हमको, तो हम उसको चुनेंगे कि इसको चुनेंगे? ठीक, तो इसलिए बात को समझ सकते थे आप। नकारात्मक दूसरा ये था, नकारात्मक पर था, आपने बिहार में जाकर बिहार के लोगों को गाली दी जी, बिहार के स्वाभिमान को आपने चुनौती दी, लगातार दिया। एक देश का प्रधानमंत्री जाकर कहता कि इस मुख्यमंत्री को दे दूं पैकेज, आप संघवाद की क्या व्याख्या कर रहे हैं? ठीक, गोपाल जी, दिल्ली के चुनावों के बाद दिल्ली में भी बड़ी करारी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री ने यहां भी कई सभाएं की थी, लेकिन उसके बाद कुर्बानी की बकरी के तौर पे किरण बेदी को पेश कर दिया गया और कहा गया कि साहब इनके कारण से हम चुनाव हारे, और बाकी नेतृत्व ने पल्ला झाड़ लिया। क्या बिहार के बाद भी हम माने कि यही एक्सरसाइज हो रही है और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, कोई उसके लिए दोषी नहीं है? देखिए, दोषी बात, ये पूरी पार्टी इलेक्शन लड़ती है और कोई एक व्यक्ति या जो भाजपा के पूरी तरह से कलेक्टिव लीडरशिप है, कोई एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ता नहीं है। अगर पार्टी ने डिसाइड किया कि मोदी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, वो उनके चेहरे पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो यह इसलिए कि मोदी जी पूरे इलेक्शंस में देश में आज उनका नेतृत्व चल रहा है। लेकिन हार जीत जो होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, सब मुद्दों के कारण होती है। अलग अलग मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे हैं, केंद्र के मुद्दे हैं, किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। जैसे कलेक्टिव है ये चीजें, एक बयान, जैसे इन्होंने कहा कि अरुण जी ने कहा कि बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात उनने कहा एक बयान से फर्क नहीं पड़ता, ये कलेक्टिव चीजों के आइडियोलॉजिकल इश्यूज के बात में पड़ता है। अब आखिर अल्टीमेटली एक ही कारण सामने आता है कि जो अपोजिशन है, एक आइडियोलॉजिकल आइसोलेशन चल रहा है पूरा पार्टी का, वो एक कलेक्टिवली उसको डिनाउंस करना चाहते हैं। अभी आलोक जी ने कहा कि आप धारा 370 नहीं ला रहे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला रहे, तो क्या ये सपोर्ट करेंगे उसको? तो ये दोनों तरफ की बात करके यह एक असली मुद्दा यह है कि आज
एक भाजपा एक विकास के रास्ते पे जाना चाहती थी। उस डिबेट को डीरेल करने के लिए कई शक्तियां, कई लोग यूनाइट होकर गोपाल जी कल आप भी बहुत शालीनता के साथ अपनी हार स्वीकार कर रहे थे और आज आप उसी को डिनाउंस कर रहे हैं। और अरुण जेटली जी भी जहां एक तरफ कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता के फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि साहब विकास की ड्रिल कर दिया गया, यानी आप अपने आप को कहीं जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। नहीं, हार को तो स्वीकार कर ही रहे, और जो आने वाली सरकार है महागठबंधन की उसको शुभकामनाएं भी दे रहे। लेकिन आप अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो ये जो डाइकोटॉमी, वेरियस फैक्टर्स ये आपस में मिल गए, ये कितनी देर लालू जी और नीतीश जी सरकार चला पाएंगे और कांग्रेस उनका कितना सपोर्ट कर पाएगा। इनकी वो तो भविष्य के गणित में क्या छुपा हुआ है, ना आप जानते हैं ना वो जानते हैं। भ्रष्टाचार और एक गवर्नेंस जी बिल्कुल गोपाल जी, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद पार्टी में जो मंथन हुआ है आप कुछ उस पर रोशनी डालेंगे। उसको तो स्वीकार कर ही रहे हैं। जी ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। अपूर्व जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये बहुत दिलचस्प है जी कि भारत की अगर कोई एक स्टालिनवादी पार्टी है तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वहां स्टालिनवादी पार्टी है जी, क्योंकि वहां जैसा कल अरुण शौरी ने कहा जी कि उस पार्टी में किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो सीधा खड़ा हो सके। उन्होंने कहा ऐसी रीढ़ की हड्डी जरूर है कि सब लेट सके, तो अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता। और इसलिए दूसरी बात ये कि अहंकार बहुत स्पष्ट है। आज जो बयान सामने आया है उस बयान में कोई विनम्रता नहीं है, उस बयान में फिर धमकी है। यह कहा गया है कि हमें इसकी आशंका है कि बिहार के जनादेश से कहीं अपोजिशन फिर से इतना ज्यादा इम्बोल्डेंड ना हो जाए कि वो पार्लियामेंट को डिसरप्ट करे। ये एक तरह की धमकी है। एक ऐसा दल जिसका विपक्ष का इतिहास यह रहा है कि उसने लगातार पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया है, और अरुण जेटली ने स्वयं पार्लियामेंट डिसरप्शन के पक्ष में एक लेख लिखा 2012 में। सुषमा स्वराज का बयान है कि पार्लियामेंट डिसरप्शन एक पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है जी, वह आज फिर बिहार के जनादेश को एक बिलिटल करने की कोशिश कर रहा है जी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कोर्स करेक्शन होगा, ऐसी उम्मीद वो ना करें। ठीक है, यह पार्टी उस धातु की बनी हुई नहीं है। ठीक है। डॉक्टर अनिल कुमार साहनी साहब, कल पटना में मैं भी था और जब ये बात हो रही थी नीतीश कुमार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लालू प्रसाद यादव साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनके हौसले बहुत बुलंद थे और लालू जी ने तो ऐलान भी कर दिया कि वो छठ के बाद बनारस जाएंगे और लालटेन वहां जलाएंगे और एक तरह से एक वैकल्पिक राजनीति का वो नक्शा और खाका बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये माना जाए कि बिहार चुनावों के बाद वाकई आप लोगों के हौसले अब इतने बुलंद हैं कि अब आप राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का विकल्प तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, लालू जी जो कल बोले जी कि हम लालटेन लेके जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी बनारस का क्या विकास किया है उसको खोजेंगे, रोशनी दिखाकर खोजेंगे कहाँ विकास हुआ है जी, और पूरे देश को दिखाने के काम करेंगे। क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको कह चुका हूं कि लोहिया कर्पूरी, अम्बेडकर ने जो जगाया है, बीपी सिंह ने जो जगाए हैं, वो लोग आज जग चुका है। कोई अब उसको कोई बुर्बक बना देगा, ये कोई अब सोचने वाली बात नहीं है। आप उनके साथ में रहे हैं? सुनिए, आप वही बात कर रहे हैं जी। 10 साल कौन लोग साथ में था? अति पिछड़ा साथ में था, महादलित साथ में था, तब ना उनका बीजेपी के साथ हम थे। सही बात है, साथ में थे, और उसके साथ वोट कौन जुड़ा था? लालू जी के वोट कौन छोड़ दिया था? वही दलित पिछड़ा लोग, अति पिछड़ा लोग छोड़ दिए थे। तो उनसे उम्मीद कर रहे थे? उम्मीद नहीं, पूरे देश के जिस प्रकार से गोलबंदी बिहार के धरती पर हुई है जी, उसी प्रकार से पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, उपेक्षित, दलित, महादलित पूरे स्टेट में, पूरे देश में है। तो यानी राजनीति लालू यादव पूरे देश में घूमकर और नीतीश कुमार जी पूरे देश में घूमकर इन वर्गों को एकजुट करेंगे जिसका आज तक सदियों से शोषित होता रहा है, और हम लोग उनके सहयोग में रहेंगे, दूत बनकर रहेंगे। ठीक है। आलोक जी, क्या माना जाए कि बिहार चुनावों के बाद आपकी पार्टी भी चूंकि गठबंधन से जरा नजर चुराती है और कई बार हमने देखा है कि पार्टी ने एकला चलो का भी नारा दिया था और अभी भी गठबंधन की राजनीति को डाइजेस्ट नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी, ऐसे में अब जबकि बिहार से एक उम्मीद दिखाई दी है विपक्षी दलों को, क्या आप लोग जेडीयू, आरजेडी और ऐसे लाइक माइंडेड दलों के साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयास करेंगे माना जाए? देखिए कुर्बान साहब, 1989 के बाद पूरे हिंदुस्तान के पटल पर कहीं ना कहीं कोएलिशन गवर्नमेंट्स का
एक वो रहा है। और हमने विभिन्न राज्यों में, आपने देखा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ 10 साल तक हम रहे हैं। तमाम राज्यों में हमने विभिन्न जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ गठबंधन करके हम चले हैं। और बिहार एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो जिस तरह का आज परिवेश है, जिस तरह का जनादेश मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोएलिशन गवर्नमेंट की गुंजाइश है। लाइक माइंडेड पार्टीज और उनके साथ जो निर्णय होगा वो भविष्य के गर्भ में है। किस राज्य में कौन सी रणनीति हमारी पार्टी अपनाएगी वो थोड़ा सा समय, उसमें समझता हूं कि अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की एक मुख्य विपक्षी दल है। हम आज चाहे 44 की संख्या पर हैं, उसके बावजूद सबसे बड़े दल हम हैं। लेकिन फिर भी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ मिलकर अगर मोदी जी के झूठे वायदों को रोकने के लिए हमें क्षेत्रीय दलों के साथ कहीं साथ बढ़ना पड़ेगा, तो जरूर इस पर हाईकमान अपना सकारात्मक रुख दिखाएगा। जयशंकर जी, आप क्या देखते हैं कि क्या कोई ध्रुवीकरण होगा? उसकी प्रक्रिया इन बिहार चुनावों के नतीजों से बनती हुई नजर आ रही है? यकीनन ध्रुवीकरण तो होगा ही, लेकिन अब वो किस राज्य की क्या परिस्थिति है उस राज्य के हिसाब से लोग तय करेंगे। जैसे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि उत्तर प्रदेश में जब अगला चुनाव होगा तो संभवतः कांग्रेस, मायावती और नीतीश कुमार का एक किसी तरह का एक गठबंधन या कोई गठजोड़ बने। मुलायम सिंह नहीं आएंगे? आज ही मुलायम सिंह जी ने तो बिहार में जाके अपना सब कुछ दिखा दिया है। इसलिए कहा है उन्होंने कि हम नहीं, उनके कहने पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। वो अविश्वसनीय हो चुके हैं। न लेफ्ट वाले उन पर भरोसा कर सकते हैं, न उनकी अपसंधि भी कर सकते हैं। इसलिए उस मामले में थोड़ा उनका ग्राफ गिरा है। अब उनकी राजनीति, कई बार लोग कहते हैं कि कभी सीबीआई तय करती है, कभी उनके परिवार के लोग तय करते हैं, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। लेकिन एक जरूर ये बढ़ेगा। देखिए, राज्यसभा अभी जैसे संसद का सत्र आने वाला है, इसमें विपक्ष ज्यादा आक्रामक होगा और ज्यादा एकजुट होगा, उसका मौका दिया है। और देखिए, जैसे जेटली जी ने कहा, मैं जब सुविधा का समीकरण की बात कर रहा हूं, कि जेटली जी को उसी से यह भी कहना चाहिए था कि लोकसभा चुनाव में हमारी कोई लहर नहीं थी। बिहार में चूंकि अपोजिशन बंट गया था, इसलिए हम एकजुट थे और ये लोग बंट गए, इसलिए हम जीत गए थे। क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यू तीनों का वोट मिला दीजिएगा 45% होता है और इनका वोट मिला करके 38% होता था। तो उसका मतलब तो वो जीत गए। लेकिन आप कहते हैं मोदी लहर थी, आप कहते हैं जंगल राज था, आप कहते हैं कि हमारे संघ के लोगों ने काम किया, सारे आप श्रेय लेते हैं। तो जब श्रेय लेते हैं तो इसका श्रेय हार का भी लेना चाहिए आपसे। और दूसरा ये कि मैं कहना चाहूंगा, आप अगर बिहार के नेताओं से बात करिए तो उनके कारण और होंगे, वो कुछ और कारण बताएंगे। यहाँ बैठ करके चूंकि एक दूसरे को तो जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं, इसलिए कोई न कोई स्केपगट निकालने की बात हुई है और कुछ नहीं है। गोपाल जी, क्या हम उम्मीद करें कि आज तो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, बहुत संक्षिप्त बैठक थी और एक रस्म अदायगी हमने देखी, लेकिन क्या वाकई आप लोग कुछ चिंतित है इस घटनाक्रम से और इस पे हम उम्मीद करें कि पार्टी का कोई बड़ा चिंतन शिविर होगा? बिल्कुल, जहां तक बात है कि इसकी सबक सीखता है या इससे लेसन्स टू बी लर्न, बहुत सारे लेसन्स हैं जो पार्टी देखेगी, समझेगी और कहां गलती हुई इसकी डिटेल में समीक्षा करके ग्राउंड लेवल पे उसके कोर्स करेक्शन करेगी। अगर विपक्ष बढ़ता है, बदलता है, तो हम भी कोई स्टैटिक पार्टी नहीं है, हम भी ग्रोथ के अंदर ही दायरे में आएंगे। और जहां तक अब हमें लगता है कि हम जो इकोनॉमिक एजेंडा, जो मैंडेट हमें था कि आर्थिक विकास की तरफ बढ़ना है, हम उसको और ज्यादा मजबूती से में भी कमी आएगी क्या? जाएंगे। और जहां तक एक आपका प्रश्न था कि क्या विपक्ष की यूनिटी आगे एक विकल्प के रूप में आएगी, मुझे लगता है कि वह ध्रुवीकरण होगा, लेकिन विघटन भी होगा। क्योंकि जब ये अलग अलग दायरे के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे और तो एस्पिरेशन बढ़ के फिर ये विघटित भी हो जाएंगे। लालू जी उनको नहीं कर रहे थे, तो यह चीज भी देख के आगे की राजनीति इन दोनों विघटन और ध्रुवीकरण और भाजपा का और अधिक तेजी से आर्थिक विकास की तरफ मजबूती से बढ़ना, यह सारा चीजें तय करेगी कि आगे की राजनीति कहां जाएगी। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। अपूर्वानंद जी आपका, जयशंकर जी, आलोक शर्मा साहब और डॉक्टर अनिल कुमार साहनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में राजनीति की जो दशा और दिशा बिहार के चुनावों में देखने को मिली, वो उसके बाद से और बेहतर होगी और ज्यादा बेहतर राजनीति हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।